हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रथम कौशिक। मेरा सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2017 में 5th रैंक आया है और आज मैं आप सबके सामने ज्योग्राफी ऑप्शनल जो मेरा सब्जेक्ट था उसकी स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ। मैं इस वीडियो में अपनी ज्योग्राफी की पूरी प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करूँगा कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस उठाएं यूपीएससी का और उस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें। आपको पूरा सिलेबस याद हो जाना चाहिए, आप पूरे सिलेबस के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। पॉइंट ये है कि आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक को एटलीस्ट 2 बार पढ़ें और 2 बार पढ़ने के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, एक पूरा क्वेश्चन बैंक कोई बुकलेट एक इस तरह की आप ले लें और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप देखें। उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपने वो वाला जो टॉपिक पढ़ा है उसका जो क्वेश्चन है उसको आप कितने हद तक आंसर कर पा रहे हैं। और दूसरा जो उसका फायदा होगा वो ये होगा कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ में होने लगेगी। अब बात आती है नोट्स की। तो देखो, ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है। इतने बड़े सिलेबस में अगर हम हर सब टॉपिक के नोट्स बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगेगा। तो उसकी बजाय हम स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उनमें अंडरलाइन कर सकते हैं, वहीं पे ही बुलेट पॉइंट के नोट्स छोटे छोटे लिख सकते हैं। जो क्लास नोटबुक्स हैं उनमें और पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नोट्स बनाने में इन्वेस्ट किया हुआ टाइम बचा सकते हैं। नोट्स सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बनाएं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसके बाद पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में स्पेशल फोकस जो है वो कुछ टॉपिक्स पे होता है। जैसे अगर जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के ऊपर स्पेशल फोकस है। हम शुरुआत में अर्थक्वेक्स, वल्केनिज्म, प्लेट टेक्टोनिक्स ये सब पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और जब तक हम थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट तक पहुंचते हैं तब तक हमारा जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, बर्डन भी लगने लगता है। तो इसलिए जो आप क्वेश्चन पेपर्स जब पढ़ेंगे तो उनसे आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी किन सब टॉपिक्स पे फोकस कर रही है और हम उन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर हम प्रिपरेशन में भी फोकस करेंगे। उसके बाद बात आती है कि पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को किस तरह से पढ़ा जाए। तो देखिए, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जो टॉपिक है वो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। तो हम उसको अलग अलग नहीं पढ़ सकते। हमें सबसे पहले वहाँ की उस पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट का पेपर 1 का पार्ट पढ़ना पड़ेगा और साथ में पेपर 2 का। तो इस तरह के टॉपिक्स जो दोनों पेपर में कवर हो रहे हैं उनको हमें साथ में तैयार करना चाहिए। आंसर लिखते टाइम हम ऐसा कर सकते हैं कि पेपर 1 के आंसर में थ्योरेटिकल रहें और पेपर 2 के आंसर में इंडिया के एग्जाम्पल्स पे फोकस करें। अब मैं पूरा जो सिलेबस है 20 सब टॉपिक्स हैं, 20 सब टॉपिक्स, उनमें टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से पढ़ा जाए और किस तरह से आंसर को अटेम्प्ट किया जाए। तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी के लिए जो सविंदर सिंह की बुक है जियोमॉर्फोलॉजी टाइटल से, मोटी बुक है, वो सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी की बुक है, वो पढ़नी बहुत ज़रूरी हो गई है क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस हर साल बहुत ज़्यादा डीप आ रहे हैं। तो इस वजह से हमें जियोमॉर्फोलॉजी वाली किताब पढ़नी है। उसका भी वो भी सारी नहीं पढ़नी है शुरू से लेके लास्ट तक। उसमें भी जब आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि ये वाले टॉपिक्स हैं जिन पे यूपीएससी फोकस कर रही है। जैसे उसमें थॉर्नबरी की कुछ कंसेप्ट्स हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर, वो 8-9 कंसेप्ट्स डायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो इस तरह के टॉपिक्स हैं, इरोजन सरफेसेस जैसे टॉपिक, स्लोप डेवलपमेंट, हिल स्लोप का चैप्टर उस बुक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ आप कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मटेरियल भी रेफर कर सकते हैं। इसमें 500+ प्रोग्राम है हिमांशु सर का, उनका बहुत ज़्यादा कंटेंट के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा एनरिच्ड मटेरियल होता है। शब्बीर सर की टेस्ट सीरीज़ है, वो भी काफ़ी
क्रूशियल रहती है, कुछ टॉपिक्स में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उनका रहता है। तो ये जो दो रिसोर्सेज हैं यही मेरी तैयारी का बेस रहा है, और इनसे मैं ये मानता हूँ कि कंटेंट के अंदर इन दोनों चीज़ों को अगर हम बुक्स के साथ सप्लीमेंट करें तो कंटेंट की प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जब हम एक्सप्लेन करने लगते हैं तो वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम्स बनाना, और जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जियोमॉर्फिक साइकिल्स हैं वहाँ उसमें डायग्राम्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने पड़ेंगे। तो इस बार का जो क्वेश्चन था कि स्लोप एनालिसिस का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है स्लोप मैनेजमेंट के अंदर, उस क्वेश्चन में मैंने डेविस, पैंक, किंग इन सभी स्कॉलर्स की जो स्लोप एनालिसिस की थ्योरीज हैं उनका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया, उनके ड्रॉबैक्स बताए, उनके बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट और एक एग्जैक्ट डायग्राम्स बनाए, और उसके बाद मैंने स्लोप मैनेजमेंट के अंदर आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लेन किया। इससे आपका पूरा जो एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव जाता है। फिर क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनमें से कन्वेंशनल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं जनरली, तो इनको सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक से और क्लास नोट्स से काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। इनमें भी डायग्राम्स का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब हम ओशियनोग्राफी का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें ओशियन डायग्राम्स बनाना, अटलांटिक ओशियन का डायग्राम फॉर एग्जांपल इस बार क्वेश्चन था पैसिफिक ओशियन की बॉटम टोपोग्राफी, तो उसमें आपको पैसिफिक ओशियन का डायग्राम बना के, मैप बना के, और सारे जो आइलैंड्स हैं, सारी जो फीचर्स हैं ओशियन बॉटम के, उनको आपको उसमें दिखाना पड़ेगा और साथ में लेबल करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बायोज्योग्राफी का है, जिसमें सोइल्स हैं, जिसमें जीन पूल सेंटर्स हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि हमारे पास उसका रिसोर्स, उसका कंटेंट मटेरियल कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो उसके लिए हम जो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की बुक है, सविंदर सिंह एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, उस बुक से हम कुछ टॉपिक्स उठा सकते हैं। सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक का लास्ट में कुछ चैप्टर्स बायोज्योग्राफी से हैं, वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। और इंटरनेट की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ेगी। जो भी सब टॉपिक्स इस सिलेबस में मेंशन हैं, आप सभी को इंटरनेट पे सर्च करें और फिर उनसे आप अपने खुद के छोटे छोटे नोट्स बना लें। इकोलॉजी के टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल फोकस करें। ऐसे ही एनवायरनमेंट ज्योग्राफी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आसान है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि आप जब आंसर लिखेंगे तो वो उतना ही आसान रहेगा। उसके लिए आपके पास कंसोलिडेटेड फॉर्म में मटेरियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उस पे हमें 3, 4, 5 पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी तैयार होने चाहिए, जिनके अलोंग हम अपना आंसर लिख सकें। अगर हम वहीं पे पॉइंट्स तैयार करने लगेंगे तो इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हमें बहुत दिक्कत आएगी। उसके बाद हम मूव करते हैं जो पार्ट बी है पेपर 1 का, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट माना जाता है। साथ में ही फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में यूपीएससी बहुत ज़्यादा डीप में इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ रही है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो जनरली ओपन एंडेड होते हैं, और वहाँ पे करंट अफेयर्स से एग्जाम्पल्स यूज़ करने का, हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स यूज़ करने का, आप जिस भी जगह से आते हैं उस जगह का ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस जो है उसको आप किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल की तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का रोल ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आंसर करने में मार्क्स ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज्योग्राफी के सभी अच्छा स्कोर करने वाले लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मेरा ये टॉपिक शुरू में बहुत वीक था और फिर मैंने इस टॉपिक के ऊपर काम किया। अगर आप ज्योग्राफी के अंदर 300 से अधिक स्कोर करना चाहते हैं तो पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल थॉट, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, जिसका तरीका मैं आपको बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। सबसे पहले आप शब्बीर सर के क्लास नोट्स उठाइए या टेस्ट सीरीज के नोट्स उठाइए,
वहाँ से उसको पढ़िए। उससे आपको ज्योग्राफिकल थॉट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता लगेगा, आपको एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बहुत अच्छे से पता लगेगा। उसके बाद आप आर.डी. दीक्षित और सुदीप्ता अधिकारी, आर.डी. दीक्षित आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी और सुदीप्ता अधिकारी में से आप वो टॉपिक्स पढ़िए जो या तो आर.डी. दीक्षित में अच्छे से कवर नहीं हुए हैं, जैसे कि डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के ऊपर अलग चैप्टर है सुदीप्ता अधिकारी के अंदर, वो टॉपिक्स आप सुदीप्ता अधिकारी की बुक से पढ़िए। उसके बाद जब ये 3 रिसोर्सेज आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील होने लगेगा। इस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप 500 प्लस जो प्रोग्राम है उसके नोट्स, आप वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप पढ़िए। ये 4 चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। इसके बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मार्क्स फेचिंग एरिया है। जब हम इस टॉपिक के क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो एग्जामिनर को ये लगता है कि ये स्टूडेंट ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखने वाला स्टूडेंट है और हो सकता है इसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड भी रहा हो, तो उससे एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर और बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करने का स्कोप होता है। इसको तैयार करने का एक तरीका ये है कि देखिए बहुत वास्ट है, इसका भी सिलेबस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इसमें किसी भी टॉपिक के छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए, जैसे पॉइंटर्स जो हमें डायरेक्ट कर सके आंसर लिखने के लिए। जैसे इस बार का अगर क्वेश्चन था टाइम ज्योग्राफी का, उसकी मैं बात करूं तो उसमें मेरे पास हेगरस्टैंड की टाइम ज्योग्राफी, उसमें मेरे पास रेडिकल ज्योग्राफर्स का हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये जो 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस ज्योग्राफिकल थॉट में रहे हैं, ये तीनों के अलोंग मैंने अपना आंसर लिखा क्योंकि ये तीनों मेरे पास पॉइंट्स तैयार थे। इसी तरह से जो करंट पैराडाइम्स इन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, उसके अंदर आप देखिए क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद का वो पैराडाइम्स पूछे गए थे। उसमें जो ह्यूमनिस्ट ज्योग्राफी के पैराडाइम्स है, फिनोमिनलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, आइडियोलॉजी है, आइडियलिज्म है, ये जो आप पॉइंट्स हैं ये आप तैयार कर सकते हैं। उसमें साथ में आप लिख सकते हैं कि जो करंट पैराडाइम्स के अंदर वेलफेयर ज्योग्राफी से इवॉल्व हुए पैराडाइम्स जो हैं, जैसे कि फेमिनिस्ट ज्योग्राफी का पैराडाइम है, एनवायरमेंटलिज्म का पैराडाइम है, रेडिकल ज्योग्राफी का नया पैराडाइम इवॉल्व हुआ, रीजनल ज्योग्राफीज नए तरीके से इवॉल्व हुई, क्योंकि आज हमारी जो दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं जो वो सब रीजनल हो चुकी हैं। साउथ एशिया की अलग प्रॉब्लम्स हैं, यूरोप की अलग प्रॉब्लम्स हैं, अफ्रीका की अलग प्रॉब्लम्स हैं, जापान की अलग प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका की अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो सारे ज्योग्राफर्स का फोकस वापस से सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी की जगह रीजनल ज्योग्राफी पे शिफ्ट हो गया। ये भी एक करंट पैराडाइम इवॉल्व हो रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह की एग्जांपल्स पेपर में लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसके बाद अगला टॉपिक है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इन सब के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है। 11th और 12th की एनसीईआरटीज में काफ़ी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी केस स्टडीज़ हैं, और साथ में आप जो भी टॉपिक्स हैं उनको गूगल करें, उनको इंटरनेट की हेल्प से आप उनके नोट्स बनाएं, क्योंकि इनका कंसोलिडेटेड सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है मॉडल्स एंड थ्योरीज का। मॉडल्स एंड थ्योरीज का जो टॉपिक है उसमें जितने भी थ्योरीज और मॉडल्स मेंशन्ड हैं वो माजिद हुसैन की मॉडल्स वाली बुक से आप पढ़ी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें, और वो लिमिटेड हैं, वो इवॉल्व नहीं हो रही हैं, फिक्स हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप उन सभी को बहुत अच्छे से याद कर लें, और अगर उनका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। उसमें डायग्राम्स भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, उन डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पहले से, जो एक्यूरेट आप डायग्राम बना सकते हैं। फिर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये एक और स्कोरिंग टॉपिक है जो पेपर 1 का बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स आप बना सकते हैं, और जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, जैसे कॉनर्वेशन, मेट्रोपॉलिटन रीजन, स्लम्स, इन सब टर्म्स को आप एग्जैक्ट डेफिनेशंस इनकी याद करें, ये किन किन लोगों के कंसेप्ट्स थे वो याद करें, और फिर एग्जाम्पल्स की तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी का डेटा, इंडिया का पॉपुलेशन का डेटा,
वर्ल्ड का थोड़ा सा पॉपुलेशन का डेटा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्वेश्चन था, उसमें हल्का आइडिया होना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग कितनी है वो ही सफिशिएंट रहता है, ताकि हम मैप के थ्रू इस तरह से दिखा सकें कि रीजन्स ऑफ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रीजन्स ऑफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड रीजन्स ऑफ हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इस तरह से हम मैप के थ्रू थोड़ा सा डेटा का अगर हमें आइडिया है तो हम इस क्वेश्चन पॉपुलेशन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला अगर हम मूव करें पेपर 2 के ऊपर, तो देखो पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी का पेपर है, बहुत ही ज़्यादा जीएस सेंट्रिक रहता है। इसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराना। अगर हम जीएस वाले आंसर्स लिखेंगे तो वी विल नॉट गेट वेरी गुड मार्क्स, लेकिन अगर हम इसमें ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आंसर लिखेंगे तो विल गेट गुड मार्क्स। मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव हम किस तरह से लेके आ सकते हैं, पर पहले बात करते हैं इसके स्टडी मटेरियल की। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल जो बाइबल है पेपर 2 के लिए वो है डी.आर. खुल्लर। तो इंडियन ज्योग्राफी बाय डी.आर. खुल्लर, ये जो बुक है बहुत मोटी बुक है, लेकिन इसमें सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है और आपको ये कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिलेबस का टॉपिक उठाएं और उस टॉपिक को डी.आर. खुल्लर से पढ़ें और वहीं पे उसके पॉइंटर्स तैयार कर लें। देखो इतनी बड़ी किताब में से अगर हम नोट्स बनाने लगेंगे ना, बड़े बड़े नोट्स, तो वो 1000 पेज की किताब आप 300 पेज तक ला पाएंगे। लेकिन अगर वो 1000 पेज की किताब आपको 50 पेज में लेके आनी है तो आपको पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे। तो हर टॉपिक से आप कुछ पॉइंटर्स बनाइए डी.आर. खुल्लर की बुक से, जो आपको किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में गाइड करेंगे। आपका जो कंटेंट होगा वो करंट अफेयर्स से आएगा। उसके लिए आप जो करंट अफेयर्स का जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं अपने जीएस के लिए, वहां से एग्जाम्पल्स को बहुत सारा यूज करें। साथ में मैप्स आपको बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो डी.आर. खुल्लर में जो ऑलमोस्ट हर टॉपिक के रिगार्डिंग उसमें मैप्स अवेलेबल हैं, तो वो जो मैप्स हैं उनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। उन मैप्स को देखिए, जैसे रोड डेंसिटी की अगर बात करें तो रोड डेंसिटी का मैप अगर आप डी.आर. खुल्लर में देखेंगे तो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी, इस स्टेट में इतना है या इस पर्टिकुलर रीजन में इतना है। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप उस मैप को अपनी कॉपी में सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला है कि आप एग्जैक्ट जो फिगर हैं वो याद ना करें, आप सिर्फ ये याद करें कि लो कहाँ है, मीडियम कहाँ है और हाई कहाँ है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डेंसिटी लो जो एरियाज हैं, माउंटेनियस एरियाज हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, वो फॉरेस्ट एरियाज हैं, वो आप याद करें। मीडियम कहाँ पे है, जो प्लेट्यू एरियाज हैं, और हाई डेंसिटी कहाँ है, जो प्लेन्स एरियाज हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि इंडिया में प्लेन्स कहाँ हैं, प्लेट्यूज कहाँ हैं और हिल्स कहाँ हैं। इसी नॉलेज के बेसिस पे आप पॉपुलेशन डेंसिटी का बिना स्पेसिफिक डेटा याद करे भी आप एक अच्छा मैप बना सकते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र का जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से आप देखो क्विकली रीड योजना, कुरुक्षेत्र एंड GNY, ज्योग्राफी एंड यू, इनको आप क्विकली पढ़ें। इनमें से सिर्फ आप केस स्टडीज निकालें। आप कंटेंट का काम यहाँ से नहीं बिल्ड कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ से नहीं बिल्ड, आप यहाँ से केस स्टडीज और एग्जांपल्स पिक करने का काम करें, उनको अपनी नोटबुक में नोट करें और कोशिश करें कि आप उनको एग्जाम में यूज कर सकें। उसके बाद जैसे कि शॉर्ट नोट्स की बात आती है, शॉर्ट नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे टॉपिक्स के, मैंने जैसे अभी भी कहा कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का अगर टॉपिक है वो बहुत आसान टॉपिक है। फ्लड्स, ड्राउट्स, ये सब बहुत आसान टॉपिक हैं जो पेपर 2 का जो 10th टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इश्यूज वाला, उसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन उनके ऊपर आए हुए सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम अपने मटेरियल को कंसोलिडेट नहीं कर पाते। उसका तरीका यही है कि आपके पास फ्लड्स के ऊपर 4-5 ऑलरेडी पॉइंट्स हों, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके या तो पॉइंटर्स यानी कि बुलेट पॉइंट्स तैयार करें या उनके आंसर्स लिखें। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो अगर उस टाइम पे आपके पास पॉइंटर्स हैं उसके जो आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप बार बार अगर टेस्ट लिखेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में ज्योग्राफी का एक आंसर है, वो अपने आप में एक गाइडिंग लाइट है जिसके बेसिस पे आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप जो भी आंसर लिख रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप सिलेबस के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके और लिंक करके आप आंसर लिख सकें। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। तो जैसे इस बार क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल टाउन्स इन रीजनल डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके अंदर हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं अगर हम सिलेबस के पॉइंट्स उठाएं। जैसे आप पॉपुलेशन टॉपिक उठाइए, पॉपुलेशन का स्मॉल टाउन से अगर आप लिंक सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइग्रेशन में स्मॉल टाउन्स हेल्प करते हैं, काउंटर मैग्नेट्स का काम करते हैं, रिवर्स माइग्रेशन में हेल्प करते हैं, लिंक हो गया। उसके बाद आप इंडस्ट्री उठाइए, इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू ये हेल्प करते हैं, जिससे ऐसा होता है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो हम मिनी स्टील प्लांट्स के थ्रू स्मॉल टाउन्स के अंदर रीजनल डेवलपमेंट में काम आते हैं, वो हेल्प करते हैं। ऐसे ही अगर आप एग्रीकल्चर उठाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा कि स्मॉल टाउन्स एक्ट एज द लिंक बिटवीन मार्केट एंड रॉ मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर, कि रॉ मटेरियल विलेजेस से आ रहा है, मार्केट्स बिग सिटीज में है, तो वो लिंक का वहाँ काम करते हैं। ऐसे ही आप ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड से उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट में स्मॉल टाउन्स का हमें रोल ही तो जानना है, तो ट्रांसपोर्ट में स्मॉल टाउन्स का ये रोल है कि स्मॉल टाउन्स रोड से कनेक्टेड हैं, बिग सिटीज ट्रेन रेलवे से कनेक्टेड हैं, तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। उसके बाद कल्चरल सेटिंग जो टॉपिक है उसकी अगर बात करें, वहाँ पे स्मॉल टाउन्स का ये लिंक है कि स्मॉल टाउन्स एक ब्रदरहुड की बात करते हैं, कोहेसिव सोसाइटी स्मॉल टाउन से जनरेट होती है। 5-6 पॉइंट्स हमने सिलेबस के टॉपिक से जनरेट कर लिए। फिर साथ में हम यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात कर सकते हैं, पेपर 1 से बायोज्योग्राफी की बात कर सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में स्मॉल टाउन्स का रोल। इससे क्या होता है कि देखो, हमने पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, प्लानिंग में हम बात कर सकते हैं कि स्मॉल टाउन्स के अंदर पंचायती राज की बात कर सकते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट प्रोसेस में स्मॉल टाउन्स का ये रोल है कि उन्होंने पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है, बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्लानिंग प्रोवाइड कराई है। तो ये सब चीज़ें देखो सिलेबस वाइज हम तैयार कर पा रहे हैं, इतने ओपन एंडेड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं अगर हम सिलेबस के पॉइंट्स को इंक्लूड करें तो। इस तरह से हम अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मेरे को काफ़ी क्यूरीज, काफ़ी क्वेश्चंस इस चीज़ के आते हैं कि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल हो गया है। तो इनफैक्ट इस बार का अगर आप पेपर देखेंगे तो लगभग 100 से 150 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी अनकन्वेंशनल था। वेव थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट था, एलसी पेल्टियर था, चेरनोजम एंड सीरोजम सॉइल्स थे, सूडो वल्केनिज्म था। ये सब जो क्वेश्चंस थे ये जनरली हम स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं। तो इनको टैकल करने का क्या तरीका है, जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं अगर आपने एक्सटेंसिवली पढ़ा होगा तो आप उनको लिंक कर पाएंगे। लिंक करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं काफ़ी सालों से ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ और उसमें जो एक्सटेंसिवली बुक्स को पढ़ने की वजह से मैं इतना इक्विप्ड था कि जो क्वेश्चंस वहाँ पे डिफ़िकल्ट थे, जिन क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं थे, उन क्वेश्चंस को भी मैं लिंक करके अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया। और दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस है कि पेव थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, सीरोजम एंड चेरनोजम है, आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं है, अगर वो हमने नहीं पढ़े हैं, वो अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करें। प्रेफरेबली जैसे मैंने कहा, आप ह्यूमन ज्योग्राफी को तैयार करें और फिजिकल ज्योग्राफी में भी आप वो वाले क्वेश्चंस चूज करें जहाँ पे आपके वो पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इफेक्टिवली हमें 8 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर कुछ पेपर अनकन्वेंशनल आता भी है तो उन 1-2 पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर आप अपनी पूरी तैयारी को रिलाय मत करो, पूरी तैयारी को खराब मत करो। आप ये मत सोचो कि एक सूडो वल्केनिज्म का क्वेश्चन आने की वजह से आपको जियोमॉर्फोलॉजी पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। नहीं, आप जियोमॉर्फोलॉजी को
जितना सिलेबस है प्रॉपर आप उतना ही पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और इस तरह के अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस को आप एक तो चूज करते टाइम भी छोड़ सकते हैं, और कंपलसरी क्वेश्चंस को आप लिंक करने की एबिलिटी जनरेट कर सकते हैं अगर आप एक्सटेंसिवली पढ़े होते हैं तो। उसके बाद जो बात आती है कोचिंग की या टेस्ट सीरीज की, तो देखिए कोचिंग्स और टेस्ट सीरीज जो भी हैं वहां से आप कंटेंट आप उठा सकते हैं। मार्केट में कोचिंग के टेस्ट जो लोग कोचिंग या टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर की मार्केट्स के अंदर आपको सभी तरह का मटेरियल आपको इस शॉप्स पे मिलता है। वहां से आप वो मटेरियल उठाइए, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और वो मटेरियल, ये 3 चीजें और स्टैंडर्ड बुक्स, ये 4 चीजें आपकी ज्योग्राफी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करा सकती हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, और वो प्रैक्टिस गलतियों के साथ बार बार नहीं, हर बार गलतियों को इम्प्रूव करके, हर बार मैप्स और डायग्राम्स को ज़्यादा बनाने की कोशिश करके, हर बार आंसर को ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर देने की कोशिश करके कीजिए। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि करंट अफेयर्स के अंदर हेल्प करता है, करंट अफेयर्स से हेल्प मिलती भी है, जीएस के साथ लिंक भी है। इन सब चीज़ों का ओवरऑल हमें फ़ायदा होता है। और अगर ये फ़ायदा 2-3 अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आने की वजह से हम ऐसा सोचें कि बहुत डिफिकल्ट है ज्योग्राफी ऑप्शनल में स्कोर करना, तो ऐसा नहीं है। इस बार भी, लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे लोगों ने ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर किया है। ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने वाले लोग टोटल स्टूडेंट्स का रफली 1/3 के आसपास या 1/4 के आसपास होते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको जिनका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाया, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो हर ऑप्शनल के साथ सेम सिचुएशन है। तो आपको इस चीज़ से नहीं डरना है कि ज्योग्राफी एक स्कोरिंग ऑप्शनल नहीं बचा है, या ज्योग्राफी अनकन्वेंशनल हो गया, या ज्योग्राफी डिफिकल्ट है। वास्ट है, लेकिन उसका उतना ही फ़ायदा जनरल स्टडीज़ में भी मिलता है। तो ओवरऑल आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। मेरी बातों से आप कुछ सीख सकते हैं, जो स्पेसिफिक बातें आपको अगर इम्पोर्टेंट लगी हैं तो आप उनसे कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, खुद के वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करिए और उनके ऊपर काम करिए। आई होप कि आप ज्योग्राफी के अंदर या ओवरऑल एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगे। हार्ड वर्क करिए। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि आनंद है। मैंने सिविल सर्विसेज 2017 की परीक्षा में 79th रैंक हासिल किया है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इस बार मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अपनी ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा और बताऊँगा कि ज्योग्राफी को कैसे अच्छे से हैंडल कर सके। लास्ट ईयर मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में सिर्फ 204 नंबर थे। इस बार वो इम्प्रूव होके 279 हो चुके हैं। बुक्स बताना चाहूँगा, आप सविंदर सिंह देख सकते हैं। एटलीस्ट सविंदर सिंह तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिज़िकल ज्योग्राफी जो है सविंदर सिंह के द्वारा, उसे तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक रीडिंग तो मस्ट है, हो सके तो 2 या 3 रीडिंग दे उसे। दूसरा जो किताब मैंने फॉलो किया था वो था स्ट्रैलर। स्ट्रैलर में डायग्राम्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, कलर्ड बुक है तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है उसे पढ़ने के लिए। तीसरा जो मैंने फॉलो किया था ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, वो माजिद हुसैन सर की बुक थी। और एक अधिकारी सुदीप्ता अधिकारी मैम की किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी थॉट्स के ऊपर, उसे रेफ़र किया था मैंने। इसके अलावा रूपा मेड सिंपल को भी मैंने देखा था सॉइल चैप्टर के लिए, और बाकी विकिपीडिया और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स थे उनको भी मैंने एक बार देखा था। आलोक रंजन के, शब्बीर सर के नोट्स को मैंने रेफ़र किया था। सारा याद तो नहीं किया था पर मैंने रेफ़र ज़रूर किया था, और कुछ अच्छे पॉइंट जो उनके नोट से मिले थे उसको मैंने अलग से अपने एक नोटबुक में कंसोलिडेट कर लिया था। पेपर 1 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लें और कोशिश करें कि ह्यूमन ज्योग्राफी के जो 2 टॉपिक्स हैं, एक मॉडल्स और दूसरा ज्योग्राफिकल थॉट्स, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करें, क्योंकि उनका वेटेज पिछले 2-3 साल में काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। 30 से 40 मार्क्स मिनिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी कभी तो आपको 80 नंबर के क्वेश्चन भी उससे पूछे जा रहे हैं। तो आप मॉडल्स और ज्योग्राफिकल थॉट को अपना स्ट्रेंथ बनाएं, उसे छोड़ें नहीं। और सेकेंडली, अगर आप मॉडल्स और ज्योग्राफिकल थॉट्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इनका यूज़ पेपर 2 में कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, और मैं बताऊंगा आपको। और बाकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी के लिए आपको डायग्राम्स बनाने हैं,
ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए डायग्राम्स बनाने हैं। 10 मार्कर के लिए मिनिमम 1 डायग्राम, 15 मार्कर्स के लिए मिनिमम 2 डायग्राम, और 20 या फिर 25 मार्कर क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो एटलीस्ट 3 डायग्राम्स आप बनाने की कोशिश करें। और जहाँ तक बात है शेडिंग की, तो मैं जनरली शेडिंग किया करता था 3 तरीके से। 3 शेड्स यूज़ करता था मैं। डॉट का यूज़ करता था मैं लो डेंसिटी के लिए, सिंगल लाइन का यूज़ करता था मैं मीडियम डेंसिटी के लिए, और जो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाले रीजन्स होते थे उनके लिए मैं क्रॉस लाइन का यूज़ किया करता था। तो ये ओवरऑल जो है पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी रही थी मेरी। टेस्ट सीरीज़ लगाना, स्टैंडर्ड किताबें पढ़ना, जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हैं उनमें जो कुछ यूनिक चीज़ें हैं उनको कंसोलिडेट कर लेना। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में जब भी आंसर लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है फिज़िकल ज्योग्राफी में या ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो आप इंट्रोडक्शन में हमेशा उस थ्योरी या कंसेप्ट के प्रोपॉन्डर का नाम लिखें, उन्होंने जिस किताब में उसके बारे में बात किया था उस किताब का नाम लिखें, और पॉसिबल हो सके अगर आपको याद हो तो किस साल में उसे प्रोपॉन्ड किया था, कि उस कॉन्सेप्ट को बताया गया था, उसका जिक्र भी करें। तो ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं कॉपी आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल के, वो ज्योग्राफी के ही प्रोफेसर्स होते हैं और उनको ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद होती है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मे बी आप 1 नंबर लूज़ कर रहे हैं अपने, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब मैं पेपर 2 की बात करना चाहूँगा, जो कि इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो 20 नंबर का मैप क्वेश्चन होता है। उसमें आपको 10 एंट्रीज़ को लोकेट करना होता है और साथ में 30 वर्ड्स के अंदर उनके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। मैंने देखा है कि अगर आप, और आप भी देखेंगे, अगर आप 5-6 साल के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो मैप के सवाल हैं एटलीस्ट 50% जो मैप एंट्रीज़ है वो पिछले 20 या 30 साल के पेपर से ही आ जाते हैं। तो अगर आप 20 से 30 साल के प्रीवियस ईयर मैप एंट्रीज़ को मार्क कर लेते हैं, पहले से उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं कि एटलीस्ट 5 मैप एंट्रीज़ तो आप सही करके ही आएंगे। अब बाकी जो 5 मैप एंट्रीज़ बचती हैं आपके पास, वो बहुत ही स्टैंडर्ड होती हैं, बहुत ही सबको पता होती है, तो उनके लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, 1-2 मैप एंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ही कभी आपने सुना नहीं होगा उनके बारे में उनका नाम, तो आप उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे लूज़ आउट नहीं कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को। तो एट मैक्स अगर आप 7 से 8 एंट्रीज़ लगाते हैं तो आपके 14 नंबर तो वहीं पे आ जाते हैं, 14 या 16 नंबर। तो इस वजह से मैप एंट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके ज्योग्राफी पेपर 2 के स्कोर को ऊपर ले जाने के लिए। तो मैप एंट्रीज़ पे बिल्कुल फोकस करें। सेकेंडली, जो मैप बनाना है आपको, चाहे वो इंडिया का मैप हो चाहे वर्ल्ड मैप हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। कोशिश करें कि इंडिया की मैप को आप 20 सेकंड के अंदर बना लें, और जो वर्ल्ड मैप है उसे आप 40 सेकंड के अंदर तैयार कर लें एक्चुअल एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक इंडिया के मैप को ले सकते हैं, 6 इंच बाई 6 इंच के मैप को ले सकते हैं इंडिया के, और उसके आउटलाइन पे पेंसिल को आप चलाते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आप काफ़ी अच्छा मैप बना लेंगे, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड मैप का हो। मैंने ऐसी प्रैक्टिस की थी और मुझे ये प्रैक्टिस काफ़ी हेल्पफुल लगी थी। तो इस प्रकार से आप मैप इंडिया का बना सकते हैं और वर्ल्ड मैप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की सिलेबस की है। तो पहला जो टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पेपर 2 के अंदर, वो है फिज़िकल सेटिंग। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इनफैक्ट सबसे एक्सटेंसिव टॉपिक ही यही है। इससे हर एक साल क्वेश्चन आते ही हैं, और मिनिमम 50 नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते हैं। तो आप जो पहला टॉपिक है उस पर काफ़ी फोकस करें, उसको अच्छे से अपना स्ट्रेंथ बना ले, और उसके बाद की जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हैं उसके बारे में, चाहे वो योजना हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे PIB की कुछ फीचर्स आ गए जो कि ज्योग्राफिकल एंगल से इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस से मैच हो रहे हों, तो आप उनको पढ़ सकते हैं और उनका हेल्प ले सकते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के लिए पेपर 2 में, वो ये है कि जो रीजनल प्लानिंग है, एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है, ये 3 टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर 1 को कैसे लिंक करें आप पेपर 2 के आंसर्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सवाल इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आता है इंडस्ट्री से रिलेटेड और आपको किसी लोकेशन को मार्क करना है या फिर लिखना है अपने आंसर में, तो आप वेबर की थ्योरी का एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ, ये वेबर की थ्योरी पे के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो जमशेदपुर में टाटा स्टील का प्लांट लगा हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। तो आप ये एग्जांपल साइड कर सकते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चाहे आप आंसर की बिगनिंग में लिख सकते हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं, या फिर अगर ऐसा हुआ है तो एक थ्योरी के बेसिस पे हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आप पेपर 2 के आंसर्स में पेपर 1 का प्रयोग कर सकते हैं, पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स को डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका आंसर जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और मेरे ख्याल से मेरे अच्छे नंबर जो 161 है पेपर 2 में इस साल के, वो इसी वजह से हैं। सेकेंडली, ज्योग्राफी पेपर 2 के जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो आप जीएस की तैयारी करते हैं उससे काफ़ी कवर हो जाता है। जो चौथी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जीएस पेपर 2 के लिए, वो ये है कि जीएस पेपर 2 में कुरुक्षेत्र के आर्टिकल पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पीआईबी में अगर कुछ आ रहा है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और योजना में अगर कुछ ज्योग्राफिकल चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं योजना के आर्टिकल्स में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस साल एक हिल सब्सिडी पे एक सवाल था, जिसका आपको रेफरेंस सिर्फ पीआईबी में मिलेगा और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से पीआईबी देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आप स्क्रॉल करते रहे पीआईबी को और मार्क कर लेगी वो क्वेश्चन आपके मतलब पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, तो आप उसे पढ़ ले एक बार, हो सके तो नोट्स बना के रख लें। तो इस वजह से योजना, कुरुक्षेत्र और पीआईबी जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा बुक्स के बारे में मैं बात करूँ ज्योग्राफी पेपर 2 के लिए, तो इंडियन ज्योग्राफी की 2 किताबें आती हैं, एक माजिद हुसैन सर की हैं और एक डीआर खुल्लर की हैं। खुल्लर की किताब आपको अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें हर एक फैक्ट को एक रीज़न के साथ एक्सप्लेन किया गया है, तो एक आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बुक्स को देखेंगे तो उसमें जो भी मैप्स दिए गए हैं आपको वहाँ पे 5 या 6 शेड्स मिलेंगे मैप के अंदर। तो आप कोशिश करें कि जो शेड्स हैं वो 5 या 6 शेड्स को याद ना करें, कोशिश करें कि वो 5 या 6 शेड को 3 शेड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें उस मैप को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँगा कि राइस कल्टीवेशन के रीजन्स कहाँ हैं इंडिया में, तो आप उसको हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और लो डेंसिटी में कैटेगराइज करके पूरे रीजन को अपना खुद का मैप तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एग्ज़ाम के टाइम में आपको एक प्रॉपर प्लानिंग आपको पता रहेगी कि हाँ मुझे 3 शेड ही यूज़ करने हैं। आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा एग्ज़ाम में, एक्चुअल पेपर में भी काफ़ी जल्दी आप मैप्स का यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं ज्योग्राफी पेपर 1 और ज्योग्राफी पेपर 2 के लिए। मेरा नाम पुष्पलता है और मेरी अभी CSE 2017 में 80वीं रैंक आई है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर आपके साथ अपनी ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मैं अपने क्या मैंने बुक लिस्ट फॉलो की, क्या मैंने अपनी मिस्टेक्स की प्रेपरेशन के ड्यूरिंग, हाउ आई ओवरकेम दैट, एंड मैंने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था और मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने ऑप्शनल जोलॉजी लिया था क्योंकि मैंने MSc जोलॉजी में की थी, परंतु सब्जेक्ट वास्ट होना और मेरे एक पढ़ाई के बीच में एक लार्ज गैप आ जाना, इस वजह से मैं जोलॉजी को कवर अप नहीं कर पाई। इसलिए मैंने अपने सेकंड अटैम्प्ट में ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑप्ट किया। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए जो मैंने बुक लिस्ट फॉलो की वो इस प्रकार है। फर्स्ट पेपर जो कि फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी जिसमें है, फिजिकल जियोग्राफी के लिए मैंने सविंदर सिंह बुक फॉलो की, और मैंने जियोग्राफी के लिए टॉपिक वाइज एवरी टॉपिक वाइज जो टॉपिक्स है उसमें डिफरेंट बुक्स से और इंटरनेट की हेल्प से उनके अपने नोट्स बनाए। ज्योग्राफी की प्रेपरेशन के ड्यूरिंग बिकॉज एक मुझे एडवांटेज था, वो ये था कि इसका काफ़ी सिलेबस GS के साथ पेपर 1 और पेपर 3 के साथ कवर अप हो रहा था। सो ये एक इंटीग्रेटेड स्टडी हो गई कि अगर मैं
पढ़ रही थी इसके लिए, तो वो बेनिफिशियल मुझे जीएस में भी था, इसलिए मैंने दूसरा सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट था, तो मुझे बीइंग साइंस स्टूडेंट ये मुझे समझने में भी ईजी था, इसलिए मैंने ये ऑप्ट किया। मैंने जियोमॉर्फोलॉजी सविंदर सिंह से की एंड टॉपिक वाइज मैंने सबके नोट्स बनाए। इसके अलावा बाकी मैंने इंटरनेट की मदद से भी हेल्प ली, और जो टॉपिक्स जो उसमें मुझे नहीं मिल रहे थे सविंदर सिंह में, वो मैंने दूसरे रिसोर्सेज यूट्यूब पर वीडियोस देखकर और डिफरेंट सोर्सेज से जो अपने नोट्स बनाए सेल्फ मेड। इसमें मैंने डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स ये सब ऐड किए। सेकंड मैंने क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी इज़ ऑल्सो आई कवर्ड फ्रॉम सविंदर सिंह बुक। And third and fourth unit, fourth and fifth unit, ecology and soil geography, soil biogeography, ये मैंने रूपा मेड सिंपल बुक इज़ देयर, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से मैंने लिए और इसमें अब मैंने अपने नोट्स बनाए। सेकंड इकोलॉजी मैंने पीडी शर्मा की बुक से, बिकॉज मैंने एमएससी जूलॉजी से की थी, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने पीडी शर्मा की बुक से लिए और उनके अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए। सेकेंड पार्ट ह्यूमन जोग्राफी के लिए व्हाट आई डिड, ह्यूमन जोग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन की 3 बुक्स आर देयर जो मैंने फॉलो की। उसमें फर्स्ट इज़ जोग्राफिकल थॉट्स, सेकंड इज़ ह्यूमन जोग्राफी एंड थर्ड इज़ मॉडल्स इन जोग्राफी। इसके साथ साथ मैंने जो भी टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे थे वो मैंने इंटरनेट से सर्च करके उनके अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए टॉपिक वाइज। इस स्ट्रेटजी प्रेपरेशन के ड्यूरिंग मैंने इंश्योर किया कि मैं कोई टॉपिक ना छोड़ूं, बिकॉज सारे टॉपिक एक बुक में मिलना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने अपने इंडिविजुअल टॉपिक वाइज नोट्स बनाए। साथ में मैंने इसमें जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आते थे, अगर कुछ होता था फॉर एग्जांपल डिजास्टर्स वगैरह, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी से किस तरीके से रिलेटेड है, एप्लीकेशंस उनकी कैसे हैं, क्लाइमेटोलॉजी की एप्लीकेशंस कैसे होंगी, ये चीज़ें मैं एडअप कर देती थी जो मेरे नोट्स में, बिकॉज ऑन डेली बेसिस देयर वर सम चेंजेस। सो लाइक दिस आई प्रिपेयर्ड माई पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 मैंने डॉक्टर डी.आर. खुल्लर की बुक है वो फॉलो की। इसके अलावा मैंने जो जोग्राफी एंड यू मैगज़ीन है वो ऑप्ट की। इट इज़ ए बाई मंथली मैगज़ीन। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे सिलेबस वाइज मैंने उनके नोट्स बना लिए। इसके अलावा करंट अफेयर सेक्शंस के लिए, बिकॉज पेपर 2 इज़ समवेयर डायनामिक इन नेचर, करंट अफेयर्स के लिए मैंने डेली न्यूज़पेपर्स, जोग्राफी एंड यू मैगज़ीन, योजना, कुरुक्षेत्रा या कहीं EPW या कहीं भी जो टॉपिक दिया हुआ है हमारा सिलेबस में उससे रिलेटेड अच्छा मटेरियल मिला तो मैंने वो फॉलो कर लिया। मैंने ये अप्रोच फॉलो की। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पेपर 2। सो मैंने इंश्योर किया कि मैं जितने भी हमारे वेटलैंड्स या माइनिंग या मिनरल्स, इसके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, हेरिटेज, हमारे जो भी हैं हेरिटेज साइट्स, या जितने भी मेन मैप्स थे, आई फॉलोड ऑक्सफोर्ड एटलस, मेन मैप्स थे वो मैंने अपने मार्क किए, अपने अलग से अपना लेके उसमें अपनी एक फॉर एग्जांपल मैंने एक में सेंचुरीज़ मार्क किए, एक में मैंने नेशनल पार्क्स, एक में मैंने रिजर्व्स जो हैं एलिफेंट रिजर्व्स मार्क किए, दूसरा टाइगर रिजर्व्स एक में मार्क किए, एक में मैंने वेटलैंड साइट्स मार्क की। एक तरीके से एक मैंने सेपरेट कह सकते हैं कि अपनी सेल्फ मेड बना ली कि फॉर एग्जांपल मुझे 26 वेटलैंड साइट्स एक जगह मिल गई और मैंने अपना उनको एक शॉर्ट नेम जैसे मैं उनको दे देती थी याद करने के लिए, और उसके थ्रू मैं याद रखती थी इनको कि ये वेटलैंड साइट्स है, ये यहाँ पर है और इसमें ये किए जाते हैं। सेम इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए, हमारे डैम्स एंड ऑल, ये इस तरीके से मैंने मैप सेक्शन अपना प्रिपेयर किया। 2016 में आई हैड लेस टाइम फॉर प्रेपरेशन एंड बिकॉज उस टाइम पे मैंने एक मिस्टेक की कि मैंने आई फोकस्ड मोर ऑन पेपर सेकंड 2. So when result came, I had performed very bad in paper 1. So in 2017 I made sure कि मैं paper 1 को ज़्यादा importance दूँ, because it is important what are the mistakes and we have to rectify them. So इस बार मैंने but मेरा focus जो इस बार था, मैंने human geography part पे ज़्यादा focus दिया
एंड मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए। जोग्राफिकल थॉट्स थे अराउंड उस बुक के, मैंने 8 से 10 बार के आसपास रिवीजन किए होंगे। और मैं रिवीजन करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे मैंने वो पिकअप करके, मैंने कोई फॉर्मली टेस्ट सीरीज जो नहीं की ऑप्शनल के लिए, मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे 5-6 साल के, मैंने वो उठाए, मैंने उनके आंसर्स लिखे। एक इससे मुझे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और दूसरा मुझे क्या क्या चीज़ें एडअप करनी है। इस तरीके से मैंने अपनी ऑप्शनल की तैयारी की। इस बार मैंने पेपर 1 को ज़्यादा फोकस किया, इस वजह से मैं कहीं पेपर 2 में थोड़ा सा लैग कर गई। बट मैं आप सबसे सजेस्ट करूँगी कि बोथ पेपर आर इक्वली इम्पोर्टेंट। सो हमें कि सेकंड पेपर हमारी स्ट्रेंथ है ऐसे सोच के हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड वी नीड टू फोकस मोर ऑन दैट। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृति शर्मा है और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 में मैंने 355 रैंक पाई है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, ये मेरा चौथा प्रयास था। 4 प्रयासों में 3 बार मुझे मेंस लिखने का मौका मिला और तीनों बार मेरे ज्योग्राफी में अच्छे नंबर रहे, ख़राब नहीं कहेंगे। इस बार 280 लगभग नंबर हैं और तीनों ही बार मेरे जीएस जो ऑप्शनल पेपर 2 था उसके अंदर काफ़ी अच्छे नंबर थे। ख़ास बात ये थी कि ये पूरी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से करी थी। मैंने ज्योग्राफी के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। तो मैंने टॉपर्स को देखा था कि वो कौन सी किताबें फॉलो करते हैं और मैंने वही फॉलो करने की कोशिश करी, अपने खुद के नोट्स बनाए और किस तरीके से अपनी तैयारी के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू ज्योग्राफी में स्कोर्स पाए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो अगर हम सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 को देखें तो बेसिक चीज़ जो हर ज्योग्राफी ऑप्शनल कैंडिडेट को करनी चाहिए वो है एनसीईआरटीज़ फ्रॉम 6 to 12th। 11-12 की एनसीईआरटीज़ का वर्ड रटा होना चाहिए। 6 to 10 एनसीईआरटी आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ 2 days। आपको बस उसको देखना है, पलटना है और उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लेना है या अपनी एक कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। 6 to 10 की एनसीईआरटी एक कॉपी में आ सकती है अगर आप उसमें थोड़े सेलेक्टिव होंगे तो। एंड 11-12 की एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझना है, उसका एक एक मैप आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये बेसिक है। उसके बाद हम, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रीलिम्स के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमसे गलत नहीं होंगे, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। देन वी कम टू पेपर 1 ऑफ ज्योग्राफी एंड इट हैज़ 2 parts। वन इज़ फिजिकल ज्योग्राफी, द अदर इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहला काम हमें करना है सिलेबस देखना। अगर हम फिज़िकल ज्योग्राफी की बात करें तो इसका मेरा जो बेसिक रिसोर्स था दैट वाज सविंदर सिंह एंड स्पेक्ट्रम की जो ज्योग्राफी की किताब आती थी। मैं दोनों को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर डायग्राम्स बहुत अच्छे दे रखे हैं और ज्योग्राफी में डायग्राम्स और मैप्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जितने भी एनसीईआरटीज़ के अंदर मैप्स और डायग्राम दे रखे हैं वो तो आपको आने ही चाहिए। आपको वर्ल्ड मैप बनाने में एकदम एफिशिएंसी होनी चाहिए। इंडिया मैप आप उसे डेली प्रैक्टिस करिए, इट्स वेरी इजी और इट शुड कम डाउन कि 30 सेकेंड्स में आपसे हाथ से मैप बन जा रहा है। एंड यू सी ऑलवेज लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम एन एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वो जब आपकी कॉपी देखते हैं तो योर कॉपी शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इट शुड लुक मोर अपीलिंग, जहाँ पे कंसेप्ट बहुत ईजिली समझाए गए हों। तो जब भी आप पढ़ाई करें किसी भी किताब से, उसके अंदर जो मोस्ट अपीलिंग चीज़ हो उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें उस टॉपिक के नीचे। तो दैट इज़ वन थिंग। तो जो सविंदर सिंह कैसे पढ़नी है, इधर बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी और इस तरह के क्वेश्चंस आने की वजह से ऐसा लगता है कि सविंदर सिंह के जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो भी हमें बहुत ध्यान से करने होंगे, जहाँ पे आपको कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम आए। जैसे मेरे को कोरियोलिस फोर्स में ही बहुत प्रॉब्लम आती थी, उसकी फील नहीं आ पाती थी कि कैसे वो विंड्स को डाइवर्ट करता है। तो इस सब को समझने के लिए मैंने यूट्यूब का बहुत सहारा लिया। यूट्यूब पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं जो कि विद डायग्राम्स आपको समझाते हैं और जिस डायग्राम से आपको समझ में आया है आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और जब आप एग्जामिनर को समझाएं, ट्राई टू अकम्पनी एवरी आंसर विद 2-3 मोस्ट रेलिवेंट डायग्राम्स विच यू थिंक कि एग्जामिनर को हेल्प करेंगे आपके आंसर को जज करने में और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। तो दैट इज़ हाउ आई कवर्ड द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट। इफ़ यू एंड इसके अंदर आंसर राइटिंग की अगर बात करें फिजिकल ज्योग्राफी में, तो इसमें मैं मेनली पॉइंट्स पे नहीं रिलाई करती थी, पैराग्राफ फॉर्म पे ही ध्यान दिया क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स फॉर्म में जाने के लिए होता नहीं था। अनटिल एंड अनलेस इट्स अ वेरी टू द पॉइंट क्वेश्चंस। एयर मास एंड फ्रंटो या फिर लोकल विंड्स हैं, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ फॉर्म्स में ही आंसर होंगी।
बस इसके अंदर डायग्राम्स बहुत अच्छे से ड्रॉ करने हैं। देन यू कम टू द ह्यूमन जोग्राफी पार्ट। इसके लिए मैंने 2 किताबें फॉलो करी, जोग्राफिकल थॉट्स बाय माजिद हुसैन एंड मॉडल्स वाली बुक माजिद हुसैन की, एंड वन मोर स्पेक्ट्रम। तो जो भी टॉपिक मुझे माजिद हुसैन की दोनों बुक्स में नहीं मिलता था वो मुझे स्पेक्ट्रम से, लाइक पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जोग्राफी, रीजनल प्लानिंग, इकोनॉमिक जोग्राफी, मैंने पूरा स्पेक्ट्रम से तैयार किया था। स्पेक्ट्रम की खास बात ये है कि वो एक टॉपिक हर उसने सिलेबस वाइज कवर किया है और हर टॉपिक के बारे में वो आपको 1-2 पैराग्राफ सप्लाई कर देते हैं, तो एटलीस्ट यू हैव अ फुल कवरेज ऑफ द सिलेबस। मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज में आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडल्स एंड थ्योरीज़ की माजिद हुसैन की बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से डायग्राम्स दे रखे हैं, उन्हें आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन जोग्राफी में जाएंगे तो गोचे लियोंग का जो इकोनॉमिक जोग्राफी की मोटी वाली बुक है, दैट हैज़ अ चैप्टर ऑन पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, दैट हैज़ वेरी गुड कंसेप्ट्स। आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू इट, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होगी रीजनल प्लानिंग के बारे में भी और सेटलमेंट्स के बारे में भी। माइग्रेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टू द पॉइंट बहुत अच्छा दे रखा है। ट्राई डूइंग दैट। इकोनॉमिक जोग्राफी के जो इस तरह के टॉपिक्स हैं जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स या फिर फूड सिक्योरिटी, फैमिन्स, कॉजेस, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज़, दीज आर टॉपिक्स विच कैन बी कवर्ड थ्रू करंट अफेयर्स। आप इसको विकीपीडिया से रेफ़र कर सकते हैं तो ये सारा उससे कवर हो जाएगा। वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, लोकेशन पैटर्न्स एंड प्रॉब्लम्स एंड पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, दिस इज़ एक्सटेंसिवली कवर्ड इन इकोनॉमिक जोग्राफी बुक ऑफ गोचे लियोंग। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कर सकते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं। अगर आप वेल अवेयर हैं करंट अफेयर्स की न्यूज़ से तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। और जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स हैं, इसमें सेटलमेंट्स के भी अगर डायग्राम आपको मिलते हैं, जैसे कि टी शेप सेटलमेंट हुआ या रिवर साइड सेटलमेंट है या फिर माउंटेन पे हिल टॉप सेटलमेंट्स हैं, उनके भी डायग्राम्स आपको लगेगा बहुत इंट्यूटिव है, मैं ये क्या बनाऊँ, बट आप वो बना सकते हैं, आपको बनाना चाहिए, दैट विल लुक मोर नाइसर। इफ़ यू कम टू पेपर 2 जोग्राफी ऑफ इंडिया, जोग्राफी ऑफ इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो फिज़िकल जोग्राफी की पहले टॉपिक के लिए NCERT जो है, आपको एकदम अच्छे से एक वर्ड उसका रटा होना चाहिए, दैट कवर्स अ लॉट ऑफ कोर्स। उसके बाद इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है खुल्लर। खुल्लर के बहुत सारे चैप्टर्स में ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, पर जियोलॉजी अगर आप चैप्टर छोड़ दें तो एग्रीकल्चर के जितने भी चैप्टर्स हैं, इरिगेशन से रिलेटेड, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर खुल्लर में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के लिए मैंने नीतू सिंह मैम के नोट्स को भी रेफ़र किया था। वो नोट्स मैं ख़रीद के ले आई थी और मेरे को वो नोट्स काफ़ी अच्छे लगे और उसको मेरे को सप्लीमेंट करना था अपने करंट अफेयर्स का। जो मैंने GS3 का एग्रीकल्चर प्रिपेयर किया है वो सारा इसमें अप्लाई होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। इंडस्ट्री में भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, टी इंडस्ट्री की है, कॉटन इंडस्ट्री की है, वो 12th प्लान में भी एड्रेस्ड है, वो इकोनॉमिक सर्वे में भी एड्रेस होती हैं, वो सारी करंट अफेयर्स में भी कवर होती हैं। तो वो सारी आप अगर इंटीग्रेट करें, दिस पेपर 2 इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ योर स्टैटिक एंड करंट नॉलेज। आप जो भी GS3 के लिए तैयार कर रहे हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। स्पेशली अगर रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग के जो पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, 5 ईयर प्लान से, ये सब आपने पढ़ा होगा GS मेंस के लिए भी, तो वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा। ट्राई यूजिंग एग्जाम्पल्स, ट्राई गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन दैट डायरेक्शन, दैट विल हेल्प। और रिसोर्सेज में जैसे लैंड, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, बायोटेक एंड मरीन रिसोर्सेज, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये NCERTs में भी कवर्ड हैं, खुल्लर में भी कवर्ड हैं। और इसके अलावा आपको इसको 12th प्लान के अंदर वाटर पे, अंडरग्राउंड वाटर पे, इन सब पे चैप्टर्स में दे रखा है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, इसके लिए जो मिनिस्ट्रीज़ के मटेरियल हैं उन सबको रेफ़र कीजिए। तो जो भी टॉपिक है, ट्राई कवरिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज रिलेटेड टू इट। पेपर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैप प्रैक्टिस। उसके अलावा जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते वक्त डेली आपको ध्यान में रखना है कि क्या कोई नया बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ, टाइगर रिजर्व बना है क्या, या कोई नई पीक इम्पॉर्टेंट है क्या, क्या उसकी ट्रैकिंग हुई है क्या, या कोई हादसा हुआ है क्या वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखें। गवर्नमेंट ने अगर कोई नया प्लांट, फर्टिलाइज़र प्लांट कहीं पे इस्टेब्लिश किया है, किसी को रिवाइव किया है, कहीं पे नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया है ना, इस तरह की चीज़ें। जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व से एक नेशनल हाईवे निकलता है, वो न्यूज़ में काफ़ी था। तो वो अगर मार्क करने को इधर आ नहीं रहे, सिर्फ पॉइंट लोकेशंस आती हैं, बट स्टिल यू शुड नो कि वो कहाँ पे है।
अब मैं आती हूँ आंसर प्रैक्टिस पे, टेस्ट सीरीज़ पे। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करी थी। आई थिंक द बेस्ट वे वॉज कि कोई भी अगर मेरा टॉपिक तैयार हुआ है, अगर एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर मेरे नॉलेज में मेरा रेडी हो चुका है, तो मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड लास्ट 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आई विल अटेम्प्ट दैट। पहले देखूंगी हो रहे हैं कि नहीं, और अगर मैं लिख पाई आई विल ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी। पहले नहीं कि बस लेके बैठ गए और टाइम का ध्यान दे रहे हैं, बस क्वालिटी पे कि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर मैं क्या लिखूंगी। एंड देन आई ऑलवेज हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं उन लोगों के कांटेक्ट में थी जिनके ज्योग्राफी में पहले अच्छे मार्क्स आए, उनको मैंने दिखाया और उनसे समझा कि कहाँ मेरी प्रॉब्लम आ रही है। तो यू शुड ऑल्सो कॉन्टैक्ट दोज पीपल हु हैव गिवन आइदर इंटरव्यू और हु आर फाइनली सेलेक्टेड इफ़ देर आर फ्रेंड्स हु कैन हेल्प यू आउट, एंड दैट वे देर आर मोर चांसेस टू इम्प्रूव ऑन योर परफॉर्मेंस। तो जहाँ से भी आपको बेस्ट चीज़ें मिलती हैं आप उसे इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने आंसर्स में, and try to make your answers look more appealing. That is what I would like to say for geography, and that is all what I had to share. हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास मीना है और मेरी इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा 2017 में 568वीं रैंक प्राप्त हुई है। हिंदी माध्यम में मुख्य रूप से भूगोल विषय के संबंध में कई तरह के कंटेंट को लेकर स्कार्सिटी की समस्या सामने आती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि भूगोल विषय की जो भी मेरी अध्ययन सामग्री रही है वो मैं शेयर कर सकूँ। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि किसी भी विषय की तैयारी करने से पहले सिलेबस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और मैंने अपने भूगोल विषय के सिलेबस को बार बार कंटिन्यूसली पढ़ा और उसके माध्यम से मैंने सिलेबस की इंटरलिंकेजेस को समझने की कोशिश की। पेपर 1 की नॉलेज को पेपर 2 में कैसे बेनिफिट प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में वर्क किया। तो सिलेबस को समझने के बाद मुझे लगा कि जो विषय वस्तु, जो अध्ययन सामग्री किसी भी न्यू एस्पिरेंट के लिए ज़रूरत है वो निम्न रूप में है। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में भौतिक भूगोल के लिए मैंने आलोक रंजन सर के क्लास नोट्सों पर रिलाई किया। इसके साथ ही मैंने भौतिक भूगोल के लिए सविंद्र सिंह की बुक भौतिक भूगोल को अपनी बेस बुक के रूप में रखा, जिसमें कि सिलेबस में कई अदर एस्पेक्ट्स थे, उसको उस बुक के माध्यम से उसके संबंध में अध्ययन सामग्री एकत्रित की। इसके साथ ही पर्यावरण खंड के संबंध में जो भी एस्पेक्ट थे उसमें मैंने जीएस पर भी रिलाई किया, और साथ ही दृष्टि की पर्यावरण की जो बुक थी उसको मैंने बेस बुक के रूप में शामिल किया। और जीए पेपर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है मानव भूगोलिक चिंतन का विकास, उसको मैंने बेस बुक के रूप में रखा। इसके साथ ही जो भी उसमें सेकंड पार्ट में जो भी थ्योरीज़ थी उसके लिए मैंने बेस सोर्स के रूप में मुख्य रूप से आलोक रंजन सर के क्लास नोट्सों पर ही रिलाई किया। साथ ही यदि पेपर 2 की बात की जाए तो वह मुख्य रूप से भारत के भूगोल से संबंधित है। इसमें मेरे 2 तरह की स्ट्रेटजीज़ रही। एक तो मैंने नए तरह के कंटेंट पर लगातार वर्क किया, जैसे कि मैंने आलोक रंजन सर के नोट, साथ ही कुछ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से नए डाटाज, और साथ ही जो भी जीएस से संबंधित विभिन्न इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से संबंधित जो भी डाटा थे उनको यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की। इसके साथ ही जो सेकंड एस्पेक्ट था उसमें मैंने कोशिश की कि जो फर्स्ट पार्ट की नॉलेज है उसको किस प्रकार से सेकंड पार्ट में यूज किया जा सकता है, उस पर मैंने मुख्य रूप से बल दिया। सेकंड पार्ट के लिए भारत के भूगोल के लिए मेरी बेस बुक खुल्लर और आरसी तिवारी थी, और मैंने उन्हीं बुक्स को उन बुक्स में आपस में जो भी नई चीज़ें थी उनको कोरिलेट करके अपने कंटेंट को एनरिच किया। हालांकि इन बुक्स में मुख्य समस्या यह देखने को मिली कि इनके डाटा काफ़ी पुराने थे, 2005 या 2010 के डाटा थे। मैंने इसके लिए नेट की सहायता ली, विभिन्न इंडस्ट्रीज़ के डाटाज के जो भी करंट से रिलेटेड जो भी डाटा थे उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की, जैसे कि कोई भी भारत की इंडस्ट्रीज़ है उसका कैसे प्रेजेंट में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना उन भारत की वर्ल्ड लेवल पे स्थिति है, आयात निर्यात की क्या स्थिति है, इसके संबंध में डाटा कलेक्ट किए। साथ ही यह भी कोशिश की कि जो भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या अर्बन मिनिस्ट्री है उसकी जो भी वार्षिक रिपोर्ट्स हैं उसमें जो भी
अच्छे डायग्राम्स हैं उनको मैंने अपने नॉलेज में ऐड करने की कोशिश की, अपने नोट्स में उसको ऐड करने की कोशिश की, ताकि वो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर सके अपनी कॉपी में। और साथ ही इसके अलावा मेरी यह भी कोशिश रही कि मैं पूरे आंसर जो भी लिखता था उसको लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से एक जोग्राफिकल टर्म्स का अधिक से अधिक यूज कर सकूं। इस पर मेरा मुख्य रूप से फोकस रहा। भूगोल की टेस्ट सीरीज मैंने माजिद हुसैन सर के यहाँ की थी और उनके संस्थान से मुझे ज्योग्राफी के कई तरह के जो भी एस्पेक्ट थे जिससे कि एग्ज़ाम में स्कोर किया जा सके उसके बारे में जानने का मौका मिला। मैंने उनके सलाह पर डायग्राम्स का अधिक से अधिक यूज़ करने की कोशिश की और साथ ही जो भी आंसर लिखते थे उसमें मुख्य रूप से यह कोशिश की कि आंसर लिखते समय कॉज एंड इफ़ेक्ट को दिखाया जा सके। जैसे कि कोई भी घटना होने वाली है या कोई भी इम्पैक्ट हो रहा है तो उसके कारण को उसके साथ ऐड करें। जैसे कि हिमालय एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है तो इसके कारण को भी उसके साथ ही अगली लाइन में ऐड करने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसे कि हमें इसके साथ यह भी लिखने की कोशिश करनी चाहिए कि यह यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की जो अभिसरण सीमा है उसके पास अवस्थित है, इसके कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। तो ऐसे लगातार अपने आंसर्स में कॉज एंड इफ़ेक्ट को शो करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, आंसर राइटिंग में मैंने जो पेपर 2 था उसमें मैपिंग वाले सेक्शन में अधिक वर्क करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा मानना था कि एग्ज़ामिनर पर इम्पैक्ट पेपर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से क्रिएट किया जा सकता है। और इसके लिए मैंने कोशिश यह की कि हर तरह के जो भी मैप लोकेशंस थे उनको याद करने की कोशिश की और लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से उसमें सुधार करने की कोशिश की। पिछले वर्ष मेरे काफ़ी कम मैप लोकेशन से सही हुए थे और इस बार 1 या 2 को छोड़कर मेरी सभी लोकेशन से सही हुए थे। ये मेरी लगातार प्रैक्टिस का परिणाम रहा। साथ ही मैं इसमें जो भी ज्योग्राफी के लेखन शैली में हमेशा हर अभ्यर्थी को यह कोशिश करनी चाहिए कि जो भी ज्योग्राफिकल की टर्म्स हैं उसको अच्छे से स्ट्रेस किया जाए, उस पर अंडरलाइन की जाए, ताकि जो एग्ज़ामिनर है उस पर अलग से अट्रैक्शन क्रिएट हो सके। पेपर 2 में यदि कोई भी सिटी से संबंधित यदि क्वेश्चन आता है तो उसमें हम प्राइमेट सिटी, रैंक साइज रूल, इसके अलावा ग्रोथ फॉल, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी अलग अलग जो भी सिलेबस है पेपर 2 का पेपर 1 से कैसे कोरिलेशन हो सकता है, हमें उस पर कोशिश करनी चाहिए और लगातार आंसर राइटिंग के माध्यम से अपने जो भी प्रेजेंटेशन का तरीका है उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अंत में कॉन्क्लूजन या तो करंट अफेयर्स से बेस्ड हो या करंट की कोई भी नॉलेज को शामिल किए हुए हो या एक विजनरी निष्कर्ष हो जिसमें कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर सरकार की कोई भी स्कीम्स आदि को शामिल कर सकते हैं, ताकि एक सकारात्मक प्रभाव एग्ज़ामिनर पर पहुँचे। मैं यहाँ पर एक अलग बिंदु ऐड करना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी हिंदी मीडियम के जो भी अभ्यर्थी इंग्लिश विषय के इंग्लिश लैंग्वेज को लेके सहज है वो शब्बीर सर के क्लास नोट्सों को सेकंड पेपर के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही रूपा मेड सिंपल की 2 बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, ताकि एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसमें काफ़ी यह मदद कर सकती है। ज्योग्राफी के विषय में कई एस्पिरेंट को यह समस्या होती है कि यह एक डायनेमिक सब्जेक्ट्स है और इसमें कैसे करंट अफेयर्स के हिंदी मीडियम में सोर्स को अवेलेबल किया जा सकता है, कि किन सोर्सेज को वो फॉलो करें, इसके विषय में कई अभ्यर्थियों को डाउट रहता है। मेरा यह मानना है कि हिंदी में करंट अफेयर्स के वर्तमान में सोर्स काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगे हैं। मुझे लगता है कि 4 सोर्सेज में से किसी 2 को यदि अच्छे से फॉलो किया जाए तो करंट अफेयर की काफ़ी अच्छे से तैयारी हो सकती है। इनमें है कि कई यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल्स हैं जिसके माध्यम से द हिंदू के एडिटोरियल का डिस्कशन होता है, जैसे कि ओनली IAS, स्टडी IQ, अनअकैडमी आदि। और इसके अलावा जो दूसरा एक सोर्स हो सकता है वो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। उसमें न्यूज़ का कवरेज काफ़ी अधिक है और जिसमें ज्योग्राफी या क्लाइमेट चेंज या अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ों को काफ़ी महत्ता दी जाती है। इसके अलावा हम राज्यसभा टेलीविज़न पर जो हिंदी में डिस्कशंस होते हैं, आपस में डिबेट्स होती हैं, उनकी मदद ले सकते हैं और साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर सामयिकी और चर्चा में कार्यक्रम को भी का भी यूज़ करंट अफेयर्स की नॉलेज को एनरिच करने में कर सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें डेली नॉलेज ट्रैक।